नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, हमने जीके जीएस रिवीजन सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवेज़ के जितने एग्ज़ाम हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है, तो आपका 1 मिनट लेके हम बताएंगे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो हम जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं थ्रू द क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देखिएगा, ये कैसे लगते हैं आपको, इनका लेवल क्या है, अच्छे हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इस टॉपिक के, वो हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो लोग भी हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका समय बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। पॉलिटी में इस भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला टॉपिक, और इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार है इसको समाप्त किया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये। अब अगला स्टेटमेंट क्या है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो जी नहीं दोस्तों, ये कब हुआ है, ये हुआ है भारत शासन अधिनियम 1858 से। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, जिससे कि आगे के क्वेश्चन में हमको दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1813 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो 1813 देखते हैं। तो सबसे पहला तो व्यापारी के एकाधिकार समाप्त हो गया, ये आपने देख लिया। चाय का व्यापार और चीन के व्यापार बचा रहा, ये आपने देख लिया। सबसे जो अगला इंपॉर्टेंट है वो होता है ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप बस यहाँ पे ईसाई मिशनरी ध्यान रखेंगे, बाकी आपको शॉर्ट में नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। तो ईसाई मिशनरी को प्रचार की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति मिली। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है 1813 में कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा आगे के क्वेश्चन के लिए, बाकी नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। तो अभी बताया आपको दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को स्थापित किया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कि इस एक्ट ने चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, यहाँ पे के ऐड करिएगा, के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो जी नहीं दोस्तों, अभी तो आपको बताया कि चाय के व्यापार और चीन का व्यापार तो बचा रहा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब आ गया है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये की कब गई,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की तो गई, लेकिन की गई है 1774 में, 1774 में। अगला क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पदनाम है उसको गवर्नर जनरल के पदनाम से, सॉरी, बंगाल के जो गवर्नर का पदनाम है उसको गवर्नर जनरल के पदनाम से स्थानांतरित किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात हो जाती है। अगला क्या है कि कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरे का डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है दोस्तों, अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होने वाले हैं आपके लिए। तो यहीं पे समझ लेते हैं क्या होने वाला है। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो आपने देख लिया, द्वैध शासन भी शुरू हुआ। द्वैध शासन कैसे? वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो द्वैध शासन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है 1784 के लिए। दूसरा क्या है कि जो कंपनी के राजनीतिक, जो कंपनी के राजनीतिक प्लस वाणिज्यिक कार्य हैं, ये दोस्तों पृथक कर दिए गए। क्या कर दिए गए? पृथक कर दिए गए। अगला कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे। बस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया? तो अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, वो कौन सा अधिकारी था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। आपने पढ़ा ना कि 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वो पहला कौन था? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों अपने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है? बंदोबस्त कानून के नाम से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो वो कौन सा एक्ट होगा दोस्तों? वो होगा हमारा आंसर सी ऑप्शन, 1781 का अधिनियम। अब दोस्तों 1781 के अधिनियम में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए। तो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें पहली चीज़ होती है, पहला पॉइंट होता है कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है प्लस जो उसकी काउंसिल है, गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल, इसको क्या किया गया है? इसको सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग से मुक्त। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप जान भी चुके हैं थोड़ा सा। तो कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य पृथक कर दिए गए। हाँ दोस्तों, आपने देखा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है, अगला क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से द्वैध शासन की व्यवस्था, आपने ये भी देख लिया है, ये भी सही होने वाला है। अगला क्या करें? गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो जी नहीं दोस्तों, ये किससे किया गया? अभी अभी आपने देखा 1781 के अधिनियम से, ये तो 1781 के अधिनियम से किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब हो जाएगा 7 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया? तो वो कौन सा एक्ट था दोस्तों? आप भी ट्राई करिए। तो वो एक था हमारा 1786 का अधिनियम। कौन सा था दोस्तों? 1786 का अधिनियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 1786 के अधिनियम में और क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं।
तो बस एक ही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, इसे ना विशेष मामलों में, मतलब जिसमें ये जरूरी समझे, विशेष मामलों में काउंसिल से छूट मिल गई। विशेष मामलों में क्या हुआ, जो इसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, काउंसिल से छूट मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि हाँ, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को ही सेनापति कहा जाने लगा। अच्छा, ये पॉइंट ये क्यों ऐड किए गए थे, ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने के लिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, बस आप यहाँ पे सुनते जाइए और रिकॉल करते जाइए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है कि किस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसको जानते हैं? 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसको ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से जानते हैं। बाकी 1793 में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं। एक चीज़ बस यही है कि जो कमांडर इन चीफ का पद था, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। जो कमांडर इन चीफ का पद, अभी आपने देखा कि कमांडर इन चीफ का पद जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, किससे? 1786 के अधिनियम से। तो इसमें क्या किया गया कि जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, इसके जो मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो इसमें क्या किया कि काउंसिल सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? तो वो कौन सा अधिनियम होगा दोस्तों? तो वो अधिनियम हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब 1833 आ गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा 1833 के बारे में हम समझ लेते हैं। 1833 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, एक दो पॉइंट अगली स्लाइड पे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले? अच्छा, इसका जवाब भी क्या होने वाला है? इसका जवाब भी हमारा ए ऑप्शन ही होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया? तो वो होगा चार्टर एक्ट 1833। तो अब आगे क्वेश्चन करने के लिए पहले 1833 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इतना आपको ध्यान होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसे क्या कहा जाने लगा? इसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब एक पॉइंट समझ लेते हैं इधर। चलो, तो किस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, 1833 के बारे में? पहला आपने समझा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरीके से क्या बना दिया गया? प्रशासनिक इकाई। क्या बना दिया गया? प्रशासनिक इकाई। उसको पूरी तरीके से, मतलब व्यापारिक इकाई से बदल करके प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। बस यही दो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और कि जो इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, वो बने कौन? तो वो बने विलियम बेंटिंक।
कौन बने? विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका हो चुका था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया? तो वो था 1833 का अधिनियम हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा, वो विधि सदस्य पहले थे कौन? तो मैकाले, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा का आयोजन। नहीं दोस्तों, ये जो है गलत हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट गलत है, और इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर भी है, क्योंकि उसने यही पूछा ना, असत्य कथन। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों कि सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली परीक्षा के आयोजन का प्रावधान तो हुआ था। अगर आयोजन का प्रावधान की बात करता, आयोजन का प्रावधान, तो ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध कर दिया था, इसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया था, वरना पहली बार प्रावधान तो 1833 के एक्ट में ही आया था। ठीक है, लेकिन आयोजन नहीं हो पाया था, इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1853 के चार्टर एक्ट के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य पृथक कर दिए गए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रावधान पूछे, पहला प्रावधान 1833 में, प्रावधान लागू कब हो गया है, आयोजित की गई उसके द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्या है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? स्थानीय प्रतिनिधित्व किया गया तो मतलब कैसे? तो देखिए, जो गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय विधान परिषद थी, वही गवर्नर जनरल की परिषद, उसमें 6 सदस्य थे, 6। अब उन 6 में से 4 का भारतीय होना आवश्यक हो गया। ठीक है, अब ये 4 कहाँ कहाँ से लिए गए? कहाँ, किस किस प्रेसिडेंसी से लेने जाने थे? बंगाल से, बंगाल से, और कहाँ से लिए गए थे? मद्रास से। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, मद्रास, बम्बई और आगरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिए जाने थे, तो इस वजह से स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो 13वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मैकाले समिति गठित की गई? तो मैकाले समिति किस अधिनियम से आई थी? वो आई थी दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 से। मैकाले तो आ गया था विधि सदस्य के रूप में, लेकिन मैकाले समिति कब आई है? वो आई है चार्टर एक्ट 1833 के 53 के माध्यम से। अच्छा, 1853 में और क्या इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं, अगर एक दो फैक्ट बच गए हो तो। पहला तो आपने ही देख ही लिया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य पृथक किए गए। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद है, जो परिषद है, इसमें इसमें जो है प्लस हुए हैं 6 सदस्य, इसमें 6 सदस्य बढ़े हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्या है, मैकाले समिति आपने देख ही लिया कि मैकाले समिति इससे आई थी। और तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, फिर आगे आएगा तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, प्रावधान पूछ रहा है, आयोजन का प्रावधान। तो अगर ये पूछता है आपसे कि प्रथम बार कब प्रावधान किया गया था, तो वो आपका किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी। तो
ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, इससे संबंधित जो भी राय देनी है कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे और क्विजेज़ भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर से मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।